पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं पहले कार्बनिक विकास का प्रारंभिक ज्ञान, प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये आपके कोशिका का लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के हिसाब से, है ना। और देखिएगा सबसे बायोलॉजी में सबसे लास्ट टॉपिक दिया होगा ये, है ना। उसके बाद पोषण में चलेंगे, न्यूट्रिएंट्स में जो पहला टॉपिक है आपका। तो कोशिका में एक टॉपिक रह गया है, ठीक, इसको समझते चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बुक में ठीक से नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है। देखिएगा, आप पढ़िएगा तो, और इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप हम समझते चलते हैं, है ना। कार्बनिक विकास का प्रारंभिक ज्ञान, प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे मन में भी अराइज होता है। मान लो हमारा पृथ्वी है, हमारा अर्थ है। अर्थ में, पृथ्वी में अजैव चीज भी है, मतलब जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, और जैविक चीजें भी हैं जिसमें लाइफ है, ठीक। अब जिसमें लाइफ है तो जीव है, जैविक चीज मतलब कौन है, जीव है। तो अजैव चीज तो किसी न किसी घटनाएं से पृथ्वी में आए होंगे, लेकिन जीव कैसे आए होंगे हमारे पृथ्वी में, ठीक। तो लुई पाश्चर ने कहा था, ठीक। सबसे पहले तो ये समझिएगा, इसके पहले लुई पाश्चर ये सब में जाने से पहले कि कई लोग बोलते हैं कि जीवन की उत्पत्ति, पहला जीव, ठीक, पृथ्वी में पहला जीव या जीवन की उत्पत्ति भगवान के कारण हुआ है, गॉड के कारण। किसके कारण, भगवान के कारण हुआ है। लेकिन इसको साइंस मानेगा क्या भाई, विज्ञान मानेगा क्या, नहीं। तो जीव विज्ञान, ठीक, आपका बायोलॉजी बोलता है कि अपना एक थ्योरी है जीवन की उत्पत्ति का। पृथ्वी में कैसा जीवन, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक। इसका बायोलॉजी ने एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है, उसी को पढ़ना है। लुई पाश्चर ने कहा था कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से ही संभव है। जीवन की उत्पत्ति जो होती है ऑब्वियस है, जीवन से ही होता है, ठीक। एक लाइफ से ही दूसरा लाइफ होता है। जैसे मनुष्य ही मनुष्य को जन्म देता है, कोई भी जानवर ही जानवर को जन्म देता है, पौधे के लिए भी बीज चाहिए। मतलब जीवन की उत्पत्ति जीवन से ही होता है, ये तो हमको पता है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि पहला जीवन का क्या, ठीक, फर्स्ट लाइफ क्या, क्या पहला जीवन कैसे बना होगा। पहले एक तो जीवन बना होगा, उससे उसी से तो पूरा सीरीज बनेगा ना भाई। तो पहला जीवन का क्या, जैसे हम कोशिका सिद्धांत में पढ़े हैं, जीवन के लिए हमारे अभी तक हम सेल पढ़ते हैं। तो कोशिका सिद्धांत में हम लोग पढ़े हैं कि नए कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही हो संभव है। नए कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही संभव है, ठीक। 3 सिद्धांत पढ़े थे कोशिका में, याद कीजिएगा। उसमें से एक सिद्धांत ये भी था कि नए कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है। ये कौन दिया था, ये भी याद कर लीजिएगा। ये विर्काउ ने दिया था। किसने, विर्काउ। ये लाइन किसने बोला था, ये भी पूछता है। तो ये लाइन या ये सिद्धांत किसने दिया था, विर्काउ ने। किसने दिया था, विर्काउ ने, कि नए कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही संभव है। ये तो हमको पता चल गया है, लेकिन पहला कोशिका कैसे बना होगा, फर्स्ट सेल, है ना, इसका खोज करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं, है ना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। विवेक को किसने दिया है, विर्काउ ने, ठीक। अब
पहले तो हम क्या मानते थे कि सभी भगवान से ही निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं? भगवान से, क्योंकि कोई थ्योरी दे ही नहीं पाता था, है ना, कि पहला जीवन कैसे आता होगा, पहला जीवन इस पृथ्वी में कैसे आया होगा। ठीक, लेकिन चार्ल्स डार्विन, कौन थे भाई? चार्ल्स डार्विन ने पहली बार हिम्मत किया, एक जीव वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने पहली बार बोला, पहली बार ये हिम्मत किया कि जीव की उत्पत्ति जो हुआ होगा ये भगवान के द्वारा नहीं हुआ है, ये कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुआ है। तो अब इनको पूछे, लेकिन पहला थ्योरी किसने दिया था? याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन। अब इनको पूछे कि कैसे, तो और ये अपना सिद्धांत भी बताए थोड़ा बहुत, लेकिन इनको प्रेशराइज करके जिन लोग भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे वो प्रेशराइज करके इनको दबा दिया गया। तो चार्ल्स डार्विन भी हार मान गए। लेकिन 1924 में एक रूसी वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक? रूसी वैज्ञानिक जिनका नाम है ऑपरिन, ठीक, ऑपरिन्स ने एक थ्योरी दिया और जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई होगी वो बताया। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ होगा, इसी को ऑपरिन्स, आपके सिलेबस में भी दिया है, देखना ब्रैकेट में ऑपरिन्स थ्योरी करके, कौन सा थ्योरी इस ये लिखा हुआ है, उसके बाद ऑपरिन्स थ्योरी करके। तो जीवन की उत्पत्ति और सर्वमान्य, मतलब सबसे ज्यादा मान्यता ऑपरिन्स थ्योरी का है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, हाँ ऐसे ही हुआ होगा, ऐसा करके ऑपरिन्स थ्योरी को ही मानते हैं। लेकिन ऑपरिन्स थ्योरी, ऑपरिन ने भी आधा अधूरा ही बताया था, इसको पूरा किया 1929 में हेल्डेन ने। एक और वैज्ञानिक थे हेल्डेन, इसीलिए इसका पूरा, अभी रूसी वैज्ञानिक 1924 में ऑपरिन और 1929 में हेल्डेन। तो सर्वमान्य जीवन की उत्पत्ति के लिए या कार्बनिक विकास के प्रारंभिक ज्ञान के लिए सर्वमान्य या मतलब सर्वमान्य या सबसे ज्यादा मान्यता वाला थ्योरी कौन सा है, तो उसका आंसर लेते हैं ऑपरिन्स हेल्डेन थ्योरी, ऑपरिन हेल्डेन का सिद्धांत। कई जगह सिर्फ ऑपरिन दिया रहता है, लेकिन इसका इस सिद्धांत का पूरा नाम क्या है? ऑपरिन हेल्डेन का सिद्धांत, ऑपरिन हेल्डेन थ्योरी। ठीक, पहला सिद्धांत किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, लेकिन क्लियर नहीं बताया। और ज्यादा मान्यता किसका है? ऑपरिन्स हेल्डेन थ्योरी का। किसका? ऑपरिन्स हेल्डेन थ्योरी का। अब चलिए थोड़ा बहुत याद रखना है यहां तक। लुई पाश्चर ने ही कहा था कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से होता है। विर्काउ ने कहा था कि नए कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होगा। ठीक, और चार्ल्स डार्विन ने कहा था सबसे पहले कि जीव की उत्पत्ति हुई होगी, जीव की उत्पत्ति भगवान से नहीं हुआ होगा, ये हिम्मत दिखाया था इन्होंने। और ऑपरिन्स हेल्डेन ने कहा, ये क्लियर किया कि कैसे हुई होगी, स्टेप बाय स्टेप। तो इसी स्टेप्स को हमको देखना है कि कैसे हुआ होगा। ठीक, चलिए इधर हटाते हैं, है ना। ये आपका, कई लोग बोले हैं कि क्या स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दिया कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट के लिए लीजिए। हो गया। आप देखिए, तो हमको क्या देखना है? ऑपरिन्स हेल्डेन थ्योरी, इसको भी हटा देते हैं। हमारे थ्योरी का क्या नाम है?
ऑपरिन्स हेल्डेन थ्योरी। ठीक, ऑपरिन एक वैज्ञानिक है, दूसरा वैज्ञानिक है हेल्डेन। पहले ऑपरिन ने स्टार्ट किया था, अंत किया किसने? हेल्डेन ने। तो ऑपरिन हेल्डेन थ्योरी 1924-1929। सबसे पहले इन्होंने बताया कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं, बहुत इजी है। ठीक, लेकिन वो कोशिका का जो पहले मैं बताया हूँ, प्रीकोरियोटिक सेल, यूकोरियोटिक सेल, सेल की संरचना, ठीक, ये थोड़ा बहुत आना चाहिए। डायरेक्ट इसको देख रहे होंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्य बना लेते हैं। ये मान लो हमारा सन है, सन से ही अलग होकर पृथ्वी बना, सन से ही अलग होकर क्या बना? पृथ्वी बना। पृथ्वी मतलब अर्थ बना। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप जो हो देख रहे हैं, सबसे पहले ब्रह्मांड घटना हुआ होगा कुछ। ठीक, कॉस्मिक इवोल्यूशन हुआ होगा कुछ। तो ब्रह्मांड घटना में देख रहे हैं, पहला स्टेप देख रहे हैं क्या हुआ होगा, है ना? जो वैज्ञानिक बोलते हैं ये पृथ्वी का आकार ऐसा कैसे? तो पहले जब सूर्य से अलग हुआ होगा पृथ्वी, सूर्य से हर ग्रह सूर्य से ही बना हुआ है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुआ होगा तो अब इसमें वायुमंडल तो थे नहीं, तो वायुमंडल नहीं थे तो ओजोन परत भी नहीं था, ओजोन परत भी नहीं था तो यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्ट पृथ्वी पर आता था। और हमारा पूरा पृथ्वी ऐसे ऐसे क्यों था, गोल क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें मैग्मा था। अब मैग्मा किसको बोलते हैं भाई? लावा सुने होंगे आप लोग, लावा, है ना? ठीक, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो लावा जब पृथ्वी के अंदर रहता है, जमीन के अंदर, तो इसको मैग्मा नाम देते हैं, इसी को मैग्मा नाम देते हैं। जब ये पृथ्वी के बाहर निकल जाता है तो इसका नाम लावा हो जाता है। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? लावा हो जाएगा। इसमें ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, देखिएगा, है ना? तो पहले, अभी तो वर्तमान में पृथ्वी में कहीं कहीं बस मैग्मा है, मतलब एकदम केंद्र में बस। पहले तो सारा जगह मैग्मा ही मैग्मा था। तो लावा है, समझ जाइए। तो क्या है लावा? तो पूरा पृथ्वी क्या था? बहुत गर्म था। ठीक, बहुत गर्म था। अब क्या हुआ? यूवी रेस आ रहे हैं। अब बिलियन ईयर लग जाते हैं ना, एक एक घटना को होने में बिलियन ईयर लगे होंगे। बिलियन ईयर मतलब लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 मतलब 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हैं, है ना? तो 1 करोड़ ईयर लगे होंगे एक एक घटना को होने में। हम जो वन बाय वन स्टेप पढ़ रहे हैं। अब मैग्मा है, तो प्रारंभ में कौन कौन से गैस थे? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब CO2 है अमोनिया, NH3, हाइड्रोजन। ठीक, अब देखिए धीरे धीरे इसके कारण क्या होता गया बिलियन ईयर ये पृथ्वी ही रहा होगा, फिर बिलियन, अब अनेक कणिकाएं इससे आके टकराए होंगे, कई चीजें थे ब्रह्मांड में वो आके टकराए होंगे, तो धीरे धीरे बादल बनने लगा। ठीक, क्योंकि सूर्य से अलग हुआ तो पृथ्वी एक मतलब धीरे धीरे ठंडा होता गया। पहले तो एकदम गर्म था, तो ठंडा होता गया तो बादल बनते गया। अब बादल बना तो बारिश होने लगा, और बारिश बहुत ज्यादा हुआ। बहुत ज्यादा हुआ मतलब अभी का बारिश नहीं, एक बार स्टार्ट हुआ बारिश तो 100 साल तक वही बारिश होते रहा, ऐसा माना जाता है भाई। ठीक, अब बारिश हुआ तो क्या हुआ, ये जो मैग्मा थे लचीला ऐसा बना था, तो हमारा जमीन में पानी ये इकट्ठा होने लगे। जहां जहां जमीन था वहां पानी इकट्ठा, पहले तो पानी नहीं था।
अब ये तो देखिए मैग्मा है, मतलब हॉट है, और उसमें पानी गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, तो पहले तो वाष्प बना होगा, तो जल किस में बन गया होगा, जल वाष्प में परिवर्तित हो गया होगा, तो जल वाष्प H2O, जल वाष्प मतलब H2O। तो प्रारंभ इसको जल वाष्प बोल लो। तो जीवन की उत्पत्ति के पहले कौन कौन से गैस थे, तो एक तो H2O जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये पहला चीज याद रखिएगा। O2 स्वतंत्र रूप से नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, याद रखिएगा, ठीक, O2 नहीं था। निम्न में से कौन शुरुआत में जीवन की उत्पत्ति के समय कौन कौन था, तो ये 4 गैस याद रखिएगा, O2 नहीं था। अब ये जल वाष्प होते गया, वाष्प होते गया, वाष्प होते गया, क्योंकि अब समुद्र ऐसे थोड़ी बन जाएगा भाई, क्योंकि ये तो पूरा पृथ्वी गर्म है, धीरे 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 और ठंडा होता गया, ठीक, और यहाँ पे पानी फिर जमते गया, जलवाष्प बने, बहुत सारे जलवाष्प बने, जलवाष्प बने, जलवाष्प बन रहा है तो बारिश हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, लेकिन बहुत अब बारिश, क्योंकि 100 साल तक चला बारिश, तो अब क्या हुआ, जलवाष्प बनते तो गया, लेकिन अब एक हद तक बना, उसके बाद पानी इकट्ठा होने लगा। अब ये जो वाटर था ये गर्म जल था, जो भी इकट्ठा हुआ वो गर्म जल, क्योंकि ये लावा है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, अभी तो तप रहा है, ठीक, हॉट वाटर था। इसी का नाम डाइल्यूट हॉट वाटर नाम दिया गया उस समय, या अभी के वैज्ञानिक जो बोलते हैं, और या तो हेल्डन वाटर, हॉट वाटर। हेल्डन हॉट वाटर क्यों कहते हैं, क्योंकि हेल्डन ने बताया था ये हुआ होगा, ठीक, या तो इसको पूर्ववर्ती गर्म जल का नाम दिया गया, ठीक। फर्स्ट स्टेप हम लोग जो पढ़े, तो अभी तक हम लोग क्या ढूंढ ले, पूर्ववर्ती गर्म जल इकट्ठा हुआ होगा, ऐसे ही पर ब्रह्मांड घटना में हुआ, कौन से घटना में हुआ, ये ब्रह्मांड घटना में हुए, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप तो बहुत इजी है, जो यहां पे मैं समझा चुका हूं। अजैव प्रक्रिया हुआ, अजैव प्रक्रिया मतलब इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस हुए होंगे, ये माना जाता है। इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस मतलब, अब देखिए डाइल्यूट हॉट वाटर मतलब, अब देखिए ये वाटर है, गर्म है, मान लो ये सब वाटर है, अभी तक जीव है क्या, नहीं है ना। इस वाटर में क्या क्या आ गया है, CO2, ठीक, H2O, अमोनिया और हाइड्रोजन, ठीक, कुछ और थे लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये 4 गैस आ गए। लेकिन एक जीव का निर्माण कर पाए हैं क्या इन लोग, नहीं। जीव के लिए सबसे मेन चीज प्रारंभिक इकाई क्या होता है, जो सबसे छोटा चीज होता है, सेल। तो हमको यही देखना है कि सेल का कैसे, पहला सेल कैसे बना होगा, क्योंकि सेल से ही फिर कोशिका से ही फिर क्या होगा, उत्तक बनेगा, उत्तक टिश्यूज, उत्तक से ही फिर क्या बनेगा, अंग बनेगा, ऑर्गन्स बनेगा, और अंग से ही फिर शरीर बनेगा, है ना। तो अब देखो CO2, H2O, अमोनिया और H2, इसी को अजैव चीजें कहा गया, इसी को क्या कहा गया, अजैव प्रक्रिया हुआ होगा, है ना। अब अजैव प्रक्रिया तो स्वतंत्र रूप से अलग अलग है, ठीक, ये तो अलग अलग थे, पहले मिले नहीं थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं हैं, और क्योंकि बांधने के लिए, इनको इकट्ठा करने के लिए, अब वायुमंडल में फैले तो नहीं है, इकट्ठा करने के लिए अब जल है इनके पास, जल थोड़ा धीरे 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 करके रासायनिक प्रक्रिया करके क्या करता है, इसको इकट्ठा करने लगा। तो यहां पे थर्ड स्टेप क्या हुआ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, जैव प्रक्रिया होने लगा।
लेकिन सामान्य रूप से नॉर्मल ऑर्गेनिक प्रोसेस हुए होंगे, ऐसा माना जाता है। अब नॉर्मल ऑर्गेनिक प्रोसेस मतलब आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले होंगे, ठीक, ज्वाइंट हुए होंगे। अब एक दूसरे से मिले होंगे तो अमोनिया से एमिनो एसिड बनता है, अमोनिया एमिनो एसिड बनाएगा, एमिनो एसिड ही बाद में जाके प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। तो शरीर को एनर्जी के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, ठीक। यहां पे क्या हुआ होगा? रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ये भी पूछता है ना, कौन से प्रक्रिया का हुआ होगा? तो रासायनिक प्रक्रिया होगा अजैव से जैव के लिए। एमिनो से एसिड, फैटी एसिड बना, ठीक। फैटी एसिड मतलब वसा अम्ल बोलते हैं, वसा अम्ल, ठीक। थोड़ा थोड़ा रिएक्शन करके ये चारों फैटी एसिड बनाने लगे, ग्लूकोज बनाने लगे। क्या बनाने लगे? ग्लूकोज। ये प्रोटीन देता है। वसा आपको, जैसे आप दूध दही खाते हो तो वसा एकत्रित होता है। वसा क्या करता है? धीरे 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 डायलूट होता है ना। प्रोटीन जल्दी से डायलूट होता है, इसलिए क्रिकेटर्स देखना वसा वाला चीज सबसे ज्यादा खाते पीते हैं, क्योंकि क्रिकेट ये भी पूछता है, इसलिए बता दे रहा। 50 ओवर तक आपको टिकना है तो धीरे धीरे आपका एनर्जी बर्न होना चाहिए, ठीक, रैपिडली नहीं। तो प्रोटीन वाला चीजें खिलाड़ियों के लिए ठीक नहीं होते, वसा वाला चीजें खिलाड़ियों के लिए ठीक होते हैं। अब देखो, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज ये सब बन रहे हैं। इसी को फर्स्ट लाइफ ऑफ साइन का नाम दिया गया। मतलब जीवन की उत्पत्ति का पहला संकेत। जीवन की उत्पत्ति का पहला संकेत कैसे हुआ होगा? रासायनिक प्रक्रिया से। ये सब गैस के कारण एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज बनने लगे होंगे। ये कैसे होता है? अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगा? तो यहां पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ये हॉट है तो बहुत गर्म जल है। क्या है? गर्म जल। तो सूर्य का प्रकाश, गर्म जल के कारण बहुत सारी किरणें हैं। किरणों से ही ये ऊर्जा हुआ होगा। और ऐसा कैसे हो गया होगा ऐसा लग रहा है आपको, ठीक। लेकिन ऑपरेंस और हेल्डन ने मिलकर ये थ्योरी दिया था, ठीक। और बाद में वैज्ञानिक ने परीक्षण किया कि क्या ये सब गैस इसमें चेंज होंगे अगर बहुत सारा विकिरण इन पर क्रिएट कराया जाए, जैसे उस समय हुआ होगा। तो हाँ, ये प्रूफ हो चुका है कि अगर ये सब गैस रहें, ठीक, और ये बहुत सारे विकिरण रहें, और विकिरण का रासायनिक प्रक्रिया के धीरे धीरे रासायनिक प्रक्रिया होते हुए एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज ये सब में परिवर्तित होते जाते हैं। तो ये एक प्रूफ दिया गया है ना। अब देखिए, अब सामान्य जैव प्रक्रिया के बाद फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, ठीक। अब विशिष्ट जैव प्रक्रिया में बदला, ठीक। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्रोसेस। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फोर्थ स्टेप में क्या हुआ? विशिष्ट जैव प्रक्रिया। अब क्या हुए? जैसे इन सब से क्या बना हमारा? एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक, ग्लूकोज, ये सब का निर्माण हुआ। लेकिन अब ये सब तो बन चुके थे, क्योंकि ये अमोनिया से एमिनो एसिड बनेगा। एमिनो एसिड ही प्रोटीन देता है। ये सब आपको पता रहना चाहिए, या तो पढ़ेंगे आप लोग, है ना, ठीक। कि नहीं तो आप प्रोटीन का क्या कारण है, एमिनो एसिड, ये सब मतलब याद होना चाहिए हमको। ये बन तो गया था, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से था, एक साथ एकत्रित नहीं हुआ था, अलग अलग था। तो अब क्या हुआ? इन सब के अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, इन सब को बांधने के लिए एक झिल्ली चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए। तो फैट का ही एक मेम्ब्रेन झिल्ली बनने लगा। क्या बनने लगा? झिल्ली, फैट का ही।
और सबको एक साथ एकत्रित करते गए, मतलब इकट्ठा करने का प्रक्रिया चला। ठीक, ऐसा इकट्ठा मतलब एक झिल्ली के थ्रू वो एकत्रित हो गए होंगे, ये माना जाता है, हाइपोथेसिस है। ठीक, कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू ये इकट्ठा हो गए होंगे, ये फोर्थ स्टेप कहलाता है। और इसी से लिपिड्स बने होंगे। क्या बने होंगे? लिपिड्स बने होंगे। ठीक, ये अमीनो एसिड से क्या बना होगा? प्रोटीन बना होगा। क्या बना होगा? प्रोटीन। अब अमीनो एसिड से प्रोटीन, ये लिपिड्स बन रहे हैं। ठीक, अब ये एक आकार लेना जरूरी है, एक झिल्ली से एकत्रित होना जरूरी है। ठीक, लिपिड्स ये सबको। तो फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ? पांचवा स्टेप, चलिए सर इधर इसको हटाते हैं, इधर देखते हैं। फोर्थ स्टेप के बाद फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ होगा कि ये प्रोटोसेल में बदल गया होगा। किसमें? प्रोटोसेल। ठीक, अब प्रोटोसेल मतलब जो सेल तो होता नहीं है, ठीक, लेकिन उसका झिल्ली होता है और सेल का सभी पदार्थ इसमें नहीं आए सेल कहलाने के लिए। प्रोटोसेल अब धीरे 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 करके इसमें प्रोटोसेल में, देखिए सेल में हम लोग पढ़े हैं डीएनए, आरएनए, ये सब होता है। प्रोटोसेल में जब जेनेटिक प्रोसेस होने लगे, जेनेटिक मतलब जीन जो पढ़े हो आप लोग, जीन किस में होगा? डीएनए, आरएनए, ये सब में होंगे, है ना। ठीक, तो जब ये अभी डीएनए आरएनए का खोज नहीं हुआ था प्रोटोसेल तक, मतलब इसमें नहीं आया था, रिएक्ट नहीं हुआ था। जब प्रोटोसेल में ये सब आने लगे, डीएनए आरएनए अभी देखेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। फिर किस में बदला होगा? ये प्रिमिटिव सेल में। अब प्रिमिटिव सेल मतलब इसमें जेनेटिक चीजें, प्रोटोसेल में जेनेटिक चीजें जो जीन वाले होते हैं, जीन हम लोग पढ़े हैं ना, जो एक आपके पेरेंट्स से चाइल्ड में कुछ लक्षण जाते हैं, उसको जीन बोलते हैं। ठीक, तो ये प्रोटोसेल में जब जीन मिलता है तो प्रिमिटिव सेल, प्रारंभिक सेल का प्रारंभिक अवस्था प्रिमिटिव सेल में बदलता है। तो अब क्वेश्चन यहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि डीएनए पहले आया होगा कि आरएनए पहले आया होगा। ठीक, तो क्योंकि हमको पता है कि डीएनए से ही आरएनए बनता है, डीएनए से ही क्या बनता है? आरएनए। तो बहुत सालों तक ये हमको लगता रहा कि पहले क्या आया होगा? डीएनए। लेकिन वर्तमान में इसका खंडन कर दिया गया है। वर्तमान के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आरएनए, और क्वेश्चन भी अराइज होगा, मान लो क्वेश्चन भी आएगा तो पहले डीएनए आएगा कि आरएनए? तो पहले आरएनए आया, क्योंकि इसमें एंजाइम के गुण होते हैं, एंजाइम से ही आगे की प्रक्रिया हो पाती है, ये माना गया। उसमें पूरा थ्योरी है अलग, उसमें अभी नहीं जाते। ठीक, तो इसीलिए पहले आरएनए की खोज हुई। तो अब जेनेटिक चीजें में आरएनए पहले मिला होगा, जिससे क्या बना होगा? प्रिमिटिव सेल। अब प्रिमिटिव सेल पूर्णतः सेल तो नहीं होता, कोशिका तो नहीं बना है, पूरा कोशिका नहीं बना है, लेकिन कोशिका का प्रारंभ अवस्था में आ गया है। अब ये प्रिमिटिव सेल ही प्री कैरियोटिक सेल बना होगा। प्री कैरियोटिक सेल मत किसका होता है? जिसका केंद्रक नहीं होता। याद कीजिए आप लोग, है ना, इसके पहले क्लास, जिसका केंद्रक नहीं होता। डीएनए, आरएनए, डीएनए जितने भी होते हैं वो कहीं पे भी स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। झिल्ली फट जाता है बार बार। ठीक, झिल्ली नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होता, तो प्री कैरियोटिक सेल में बदला। सेवंथ स्टेप में मान लो, फिफ्थ स्टेप हो गया था प्रोटोसेल, सिक्स्थ स्टेप प्रिमिटिव सेल, सेवंथ स्टेप आपका प्री कैरियोटिक सेल में। अब यही प्री कैरियोटिक सेल किसका होता है? कवक, आपके कुछ पौधों का, ठीक, या जीवाणुओं का, विषाणुओं का प्री कैरियोटिक सेल होता है। ठीक, अब यही प्री कैरियोटिक सेल फिर बाद में एट्थ स्टेप में क्या हुआ होगा? यूकैरियोटिक सेल में बदला होगा। और सभी जीव का
सभी लिविंग थिंग्स का, अधिकतर लिविंग थिंग्स का यूकैरियोटिक सेल है। और सेल से ही फिर यूकैरियोटिक सेल से ही मतलब पूरा जिसका आकार हो, जैसे हम लोग संरचना में पढ़े हैं सेल का संरचना, कोशिका से ही फिर क्या बना होगा, कोशिका से ही फिर पेरेंट कोशिका से फिर बहुत सारे कोशिका और बने होंगे, चाइल्ड कोशिका, डॉटर सेल, पेरेंट सेल से डॉटर सेल, और सेल से फिर उत्तक बनेगा, टिश्यूज, उत्तक से ही फिर स्किन बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, क्या अंग बनेंगे, अंग से ही फिर शरीर का निर्माण हुआ होगा। ये आपका थ्योरी है, ये 8 स्टेप में बताया गया है। ये आपका थ्योरी है किसका, जीवन की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी। पहला ब्रह्मांड घटना होगा जिससे डाइल्यूट हॉट वाटर आया होगा। डाइल्यूट हॉट वाटर क्या है, एक बार लावा के ऊपर या मैग्मा के ऊपर पानी जमा होता है तो उसको डाइल्यूट हॉट वाटर कहते हैं। सेकंड, अजैव प्रक्रिया होगा, इनऑर्गेनिक प्रोसेस, अजैव में वही गैसेस, 4 गैसेस जो बताया, फिर वो धीरे धीरे रासायनिक प्रक्रिया करके जैविक सामान्य जैव प्रक्रिया होगा, वह होगा जिसमें अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज बने होंगे, है ना। वो फिर विशिष्ट जैव प्रक्रिया में कन्वर्ट हो गया होगा जिसमें लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब बने होंगे। फिर प्रोटोसेल बना होगा, फिर प्रिमिटिव सेल बना होगा, प्रीकैरियोटिक सेल बना होगा। प्रोटोसेल में मतलब जो जेनेटिक चीजें नहीं होते, तो अगर जेनेटिक चीजें प्रोटोसेल में मिला दें तो प्रिमिटिव सेल, किसमें, प्रिमिटिव सेल में। प्रिमिटिव सेल फिर किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, प्रोकैरियोटिक में, फिर क्या, यूकैरियोटिक में। उसी से जीवन की उत्पत्ति हुआ होगा। ये ऐसा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब जिसको बढ़ा चढ़ा के बताना होता है, या जिसमें एकदम से ट्रूथ नहीं माना जा सकता, हुआ होगा बोलते हैं, ठीक। यही आपका क्या है, आपका हेल्डेन, ऑपरेंस हेल्डेन थ्योरी है, ठीक। और यही सबसे ज़्यादा मान्यता वाला है ना। चलिए इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, इसमें क्वेश्चन अराइज होते रहते हैं कि प्रारंभक के गैस कौन थे, प्रोटोसेल में क्या नहीं होता है, तो जेनेटिक चीज़ें हैं ना। प्रिमिटिव सेल कैसे होता है, प्रोटोसेल, और जेनेटिक, उसमें जेनेटिक जो भी थिंग्स हैं वो मिला देने से प्रिमिटिव सेल बनता है। फिर पहले कौन आया होगा, प्रीकैरियोटिक सेल की यूकैरियोटिक, तो पहले प्रीकैरियोटिक सेल बने होंगे, ठीक। पहले आरएनए बना होगा कि डीएनए बना होगा, तो पहले आरएनए बना होगा, ठीक। पहले आरएनए बना हुआ है। ये कौन सी प्रक्रिया हुआ होगा अजैव से जैव में कन्वर्ट होने के लिए, तो रासायनिक प्रक्रिया, ये सब पूछता है। तो इसको एक बार अच्छे से कहानी के रूप में, हम तो कहानी टाइप पढ़े हैं, कहानी के रूप में याद करेंगे तो नहीं भूलेंगे, है ना, ठीक। तो कहानी के रूप में याद रखिए आप लोग, ठीक। चलिए अब पोषण देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स। चलिए अब जो आपके सिलेबस में पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। उधर पूरा सेल हो गया। पोषण, न्यूट्रिएंट्स यहाँ से दिया होगा, देखिएगा, जंतु पोषण करके, एनिमल न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशंस करके। पोषण, पहले तो देखते हैं पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं। ऐसा पदार्थ ठीक जो शरीर को, किसी का भी शरीर हो सकता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट दे, ऐसे पदार्थ को भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजन, फूड। और इस पदार्थ के कारण जब हमारा शारीरिक वृद्धि होने लगे, ठीक, कुछ कमी है वो उसको पूरा करें तो अंगों का पूरा निर्माण होने लगे, तो इस प्रक्रिया को फिर पोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को फिर क्या कहा जाता है, पोषण, न्यूट्रिशंस, ठीक। बहुत इजी है। भोजन, हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है, भोजन, ठीक। तो ऐसा पदार्थ जो वसा, अब भोजन से क्या मिलता है आपको, कई भोजन से प्रोटीन मिलेगा, कई कार्बोहाइड्रेट देंगे, वसा देंगे कई, तो वसा, प्रोटीन, और ये भोजन से ये जो मिला प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये
हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए जरूरी है, उसी को पोषण नाम दिया गया है। उसको क्या नाम दिया गया? पोषण। तो पोषण को दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्वपोषी पोषण और दूसरा परपोषी पोषण, जिसको विषम पोषी पोषण भी कहते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉफिक और इसको हेट्रोट्रॉपिक। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, ये क्या होता है? तो स्वपोषी पोषण तो सबको पता है और परपोषी पोषण भी सबको पता है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन या अपना भोजन स्वयं ही बना लें, अपना भोजन स्वयं ही बना लें, मतलब अपना भोजन स्वयं बना लें, मतलब अपना पोषण स्वयं कर ले रहे हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, ऐसे को स्वपोषी बोलेंगे। ठीक, और ऐसे जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर आधारित है, दूसरे चीजों पर आधारित है, उसको परपोषी बोलेंगे। ठीक, जैसे हम दूसरे चीजों पर आधारित हैं, पेड़ पौधे हैं या जो मांसाहारी हैं वो किसी और पर आधारित है। ठीक, लेकिन अगर अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले रहे हो, मतलब कुछ प्रक्रिया हो रहा है जो दूसरे से नहीं आ रहा है आपके, तो वो स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी। स्वपोषी, पहला चीज तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस स्वपोषी पोषण को उत्पादक कहते हैं, क्योंकि खुद का उत्पादन, खुद के पोषण के लिए उत्पादन खुद कर ले रहा है, प्रोड्यूसर। और परपोषी पोषण जहां पे होता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स, मतलब उपभोक्ता। क्या बोलते हैं इनको? उपभोक्ता। पहले चीज ये याद रखिएगा, स्वपोषी वालों को उत्पादक और परपोषी को उपभोक्ता कहते हैं, है ना। अब देखिए, स्वपोषण जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक, कुछ जीवाणु हैं, है ना, शैवाल हैं, शैवाल एल्गे, इन सब में प्रकाश रासायनिक या तो प्रकाश संश्लेषी या तो रसायन संश्लेषी, ये दो प्रकार से बांट सकते हैं स्वपोषण को। प्रकाश संश्लेषी में क्या होता है? देखिए, 6CO2 प्लस 12H2O, ये अभिक्रिया तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल, किससे? सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल से C6H12O6 बनाते हैं, जिससे ग्लूकोज मिलता है इनको। ठीक, और 6O2 और 6H2O रिलीज करते हैं, है ना। अब देखिए, जो सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल, ये सौर ऊर्जा यहाँ पे जो सूर्य का है वो स्थितिज ऊर्जा में चेंज होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ये क्रिया करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। ठीक, सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल मिलकर क्या सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? स्थितिज ऊर्जा में। मतलब सूर्य की ऊर्जा को लेकर इन लोग क्या करते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जो इसमें स्थिर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं इसको। ठीक, ये प्रक्रिया सभी पेड़ पौधों में होता है। इस प्रकार वो अपना भोजन खुद स्वयं तैयार कर लेते हैं, बस उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कुछ चीजें ये नहीं होते, कुछ जो जीवाणु हैं, जैसे सल्फर के, ठीक, आपके सल्फर जीवाणु हो गए, लौह जीवाणु हो गए, मतलब कुछ जीवाणु जो हैं ये प्रकाश संश्लेषी से नहीं, रसायन संश्लेषी से करते हैं। रसायन संश्लेषी से कैसे? जैसे इसमें 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इनको भी चाहिए और 12H2S मिलकर, क्या मिलकर? 12H2O की जगह S मिलकर यहाँ पे रासायनिक संश्लेषण होता है। रसायन संश्लेषण से क्या होगा? वही बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक, 6
H2 में बदलता है ये, और 6H2O है ना। C6H12O6 12S में बदलता है, 6H2 में नहीं 12S में बदलेगा, और 6H2O। मतलब इस प्रकार ये रसायन संश्लेषी किस में होता है, तो सल्फर, लौह, जीवाणु में, ये याद रखिएगा यहाँ पे याद रखने के लिए। ठीक, एक याद रखना यूग्लिना। एग्जाम्पल, यूग्लिना जो एग्जाम्पल है वो स्वपोषण का है। किसका है? स्वपोषण। यूग्लिना को पेड़ और जंतु के बीच की कड़ी माना गया है। किसके? पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी। लेकिन यूग्लिना को किस में माना जाता है? आपका संघ प्रोटोजोआ में पाया जाता है यूग्लिना। ठीक, इसको आप पेड़, पौधे और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। तो लेकिन इसको किसमें कैटेगराइज किया गया? यूग्लिना को स्वपोषी में। बाकी पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु, कुछ शैवाल, यूग्लिना, ये सब याद रखेगा। और स्वपोषी दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी और रसायन संश्लेषी भी। ठीक, चलिए देखें, परपोषी में सबसे पहले देखते हैं प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? प्राणी संपोषण में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों आते हैं। ठीक, समझिएगा। हम ऐसे जीव जो ठोस रूप में भोजन ग्रहण करें, ठीक, और ये सब प्रक्रियाएं हों, जिसको प्राणी संपोषण के प्रमुख पद कहते हैं, जो शाकाहारियों में भी होता है, मांसाहारियों में भी होता है और सर्वाहारियों में भी होता है। जैसे जो कौन कौन से प्रक्रिया हो? पहला इंजेशन, मतलब अंतर्ग्रहण करें। फिर अंतर्ग्रहण करना मतलब भोजन को दांत से चबाकर या मुख के द्वारा अंदर लेना। पाचन, डाइजेशन। अब मुख के द्वारा जो अंदर गया है वो डायरेक्ट प्रोटीन में चेंज नहीं हो सकता, दूसरे पदार्थ, तरल पदार्थों में चेंज करना पाचन की प्रक्रिया होता है। पाचन के बाद अवशोषण, कुछ एंजाइम द्वारा अवशोषित किया जाता है इसको, ठीक, जिससे आंतों तक पहुंचता है, अवशोषण कहलाता है भोजन, है ना। फिर उससे जो प्रोटीन और वसा मिलता है वो स्वांगीकरण होता है, और बाकी जो चीजें अपशिष्ट जो अवशोषित नहीं हो पाया है उसको हम बहिष्करण में रखे हैं। बाकी जो ये प्रक्रिया होता है, ये 5 चीजें हों, इसी जिसके भी शरीर में होता होगा वो प्राणी संपोषण में आता है। जैसे शाकाहारी, जैसे हिरण है, ठीक, हिरण, भेड़, बकरी, ये सब किस में आते हैं? शाकाहारी में। मांसाहारी में शेर, बाघ, ये सब आते हैं। सर्वाहारी में मनुष्य, कुत्ते, तिलचट्टा, ये सब आते हैं सर्वाहारी में। ठीक, इन्हीं को प्राणी संपोषण कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, इसी से ऊर्जा पिरामिड बनता है। इसको पूछता है ना, एनर्जी पिरामिड बनता है। एनर्जी पिरामिड कैसे होता है? ये ऐसा पिरामिड की तरह होता है। सबसे नीचे उधर उपभोक्ता, ये तो उत्पादक को रखा गया है। उत्पादक में कौन कौन आते थे? जैसे आपके पेड़ पौधे, ये सब, है ना। फिर यहां पे प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता मतलब ये सब। उत्पादक में तो पेड़ पौधे आए, अभी देखे हैं, ठीक, प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? ये शाकाहारी, ठीक। द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी, जो छोटे होते हैं, लेकिन छोटे मांसाहारी, जो बड़े नहीं होते। तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी आते हैं, सर्वाहारी या बड़े मांसाहारी। अब ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उत्पादक से ही प्राथमिक उपभोक्ता पोषण प्राप्त करता है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता पोषण प्राप्त करता है, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता पोषण प्राप्त करता है, ठीक। सर्वाहारी, यहाँ पे सर्वाहारी मत लिखिए, सर्वाहारी तो यहाँ से भी पोषण प्राप्त कर सकता है, यहाँ से भी पोषण प्राप्त कर सकता है, बड़े मांसाहारी, ठीक, ऐसा लिखिए।
इसी को ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड। यहाँ से ये प्राप्त किए, ये प्राप्त किए, फिर ये प्राप्त किए, ठीक। तो कभी कभी पूछता है शाकाहारी कैसे होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर्स, है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन आएंगे, मांसाहारी जो छोटे हों, ठीक। और तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएंगे, आपके बड़े मांसाहारी आएंगे। उत्पादक कौन सा है पूछता है, तो जो पेड़ पौधे के उदाहरण होंगे वही उत्पादक होते हैं। और लैंडमान ने एक नियम दिया था, इसको भी याद रखिएगा, जिसको ऊर्जा का 10% का नियम कहते हैं। ऊर्जा का 10% का नियम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किसने दिया था, लैंडमान ने। ये पूछता है, याद रखिएगा। ऊर्जा का 10% का नियम क्या है सर, जैसे मान लो इसके पास 1000 कैलोरी है ऊर्जा, अब इसको खाकर ये अपना पेट भर रहे हैं, शाकाहारी, मतलब पेड़ पौधों को हिरण खा के पोषण प्राप्त करेगा, तो इसका 10% ही यहाँ पर ट्रांसफर होगा। 10% से ज़्यादा ऊर्जा ट्रांसफर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में नहीं हो पाता। ये फर्स्ट पोषण स्तर है, ये सेकंड पोषण स्तर है, ऐसा समझ लीजिए। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ही जाता है, तो इसका 10% कितना हुआ, तो 1000 का 10% कितना हुआ भी, 10/100, है ना, 100। तो 100 कैलोरी ही यहाँ पे जा पाएगा। बाकी जो 900 कैलोरी हैं वो कहाँ गए, तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर प्रक्रिया में डाइल्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो 100 कैलोरी का 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर हो पाएगा, मतलब 10 कैलोरी ही जाएगा। और 10 कैलोरी का फिर 10% मतलब 1 कैलोरी ही जाएगा, ठीक। ये इसको बोलते हैं लैंडमान का 10% का नियम, या ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का नियम, ठीक। लैंडमान का 10% का नियम, है ना, याद रखिएगा। इसको प्राणी संपोषण के प्रमुख पद ये आपके सिलेबस में अलग से दिया है, तो इसका क्रम याद रखिएगा। वो तो सबको पता है कि पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर बहिष्करण होता है ना। अब चलिए इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सबको, है ना। परजीवी पोषण क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पर मतलब दूसरे जीव के या तो बाहर रहकर या तो अंदर रहकर अगर वो पोषण प्राप्त कर रहा है तो वो परजीवी पोषण है। जैसे इसका 2 प्रकार होता है, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, एक्टो और इंडो, ठीक। एक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। तो बाह्य परजीवी जैसे जोंक, मच्छर, जूं, खटमल, ये सब बाहर से क्या करते हैं, दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। और ये जीव के अंदर ही रहकर, जैसे फ्रीता कृमि, ठीक, जिसे भूख बढ़ जाता है, एस्केरिस, एंट अमीबा, ये सब जीव शरीर के अंदर रहकर ही पोषण प्राप्त करते हैं, है ना। इनको परजीवी पोषण में रखा गया है। तो आपको इसका एग्जाम्पल्स याद रखना है ना। मृतोपजीवी पोषण, जैसे कुछ जीव मर जाते हैं तो उसमें से कार्बनिक यौगिक कुछ रिएक्शन होता है, तो उसी रिएक्शन से जो पदार्थ निकलते हैं उससे जो भोजन या अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसको मृतोपजीवी पोषण में रखा गया है। इसका उदाहरण कौन कौन सा है, जैसे इसका उदाहरण है जीवाणु, मशरूम, राइजोपस, ये सब इसके उदाहरण है भाई, है ना। मशरूम तो जानते ही होंगे, कुछ जीवाणु है, और राइजोपस याद रखिएगा। सहजीवी पोषण किसे कहते हैं, ये सहजीवी पोषण ये इंपॉर्टेंट है। 2 पौधे आपस में लिपटकर एक साथ पोषण प्राप्त करते हैं, इस प्रक्रिया को सहजीवी पोषण कहते हैं। 2 पौधे, पेड़ पौधे, 2 पौधे एक साथ लिपट कर क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सहजीवी पोषण। इसका उदाहरण ये लाइकेन बहुत फेमस है। लाइकेन किसका उदाहरण है, तो लाइकेन आपका सहजीवी पोषण का। राइजोबियम जो जीवाणु है वो भी सहजीवी पोषण का उदाहरण है आपका। कीट भक्षी पोषण, दलदली स्थानों पर क्या होता है, मान लो कहीं पे दलदल है तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, जो पेड़ पौधे जीव होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक। हालांकि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक
प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो सब क्रिया, लेकिन नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है दलदल स्थानों में जो पेड़ पौधे होते हैं। तो इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन लोग क्या करते हैं, वहां पे जो दलदल स्थान पर है उस कुछ कीड़ों को ठीक खाने लगते हैं, उसको कीट भक्षी पोषण कहते हैं। ठीक, जैसे इसका उदाहरण घटपर्णी, ये बहुत फेमस, ड्रोसेरा। ठीक, तो घटपर्णी और ड्रोसेरा किसका उदाहरण, कीट भक्षी पोषण का। किसका, कीट भक्षी पोषण का। इसके एग्जाम्पल्स डायरेक्ट पूछता है ना, ये एग्जाम्पल दे देगा, पीता कृमि किस प्रकार का पोषण में आता है, घटपर्णी किस प्रकार का पोषण में आता है, मशरूम किस प्रकार का पोषण में आता है, लाइकेन किस प्रकार के पोषण में आता है। तो आपको ये थोड़ा याद रखना होगा, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्लास में अब पाचन स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप कोशिका समझ गए तो इधर बहुत इजी लगेगा सभी चीजें। ठीक, पाचन फिर श्वसन ये सब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक, इतना पढ़ के रखिएगा।